तो आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर और हमारा आज का टॉपिक है प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। तो प्रकृति में धातु किस रूप में पाए जाते हैं, कैसे ये निकाले जाते हैं, इनके गुणों के बारे में हम आज जानेंगे। तो प्रकृति में धातुओं की सबसे वृहद स्रोत पृथ्वी की परत एवं समुद्री जल है। समुद्री जल में बहुत सी धातुओं के लवण घुले होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति में धातुएं पाई जाती हैं तो वो मैक्सिमम आपको पृथ्वी की परत से, यानी कि पृथ्वी के भूमि के अंदर, और इसके अलावा समुद्री जल में पाए जाते हैं। और समुद्री जल में जितनी भी धातुएं होते हैं वो लवण के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें NaCl की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो NaCl यानी कि जो नमक है, तो उसमें Na क्या है, एक धातु है। वही बात करें हम मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्या है, धातु है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं प्रकृति में आपके पृथ्वी की परत और समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये तो बात हुई धातुओं के पाए जाने वाले स्रोत। अब हम बात करते हैं कि धातुएं प्रकृति में किन रूपों में पाई जाती हैं। तो प्रकृति में जो धातुएं होती हैं वो दो रूपों में पाई जाती हैं। पहला है मुक्त अवस्था में और दूसरा है संयुक्त अवस्था में। तो यदि हम बात करें मुक्त अवस्था में, तो वे धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं जिन पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली जितनी भी धातुएं होती हैं इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, और अभिक्रियाशीलता कम होने के कारण ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती। जैसे कि बात करें हम सिल्वर की, गोल्ड की, यानी कि सोना, चांदी, ये ऐसी धातुएं हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन इत्यादि से अभिक्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? मैंने जैसे कि बताया था, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, Pt, प्लैटिनम इत्यादि। वही हम बात करें संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातुएं की, तो वे धातुएं जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि के साथ आसानी से अभिक्रिया करती हैं। तो संयुक्त अवस्था में जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं वो वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि से अभिक्रिया करती हैं और यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। यानी कि संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाली जितनी भी धातुएं होती हैं वे हमें मुक्त रूप में नहीं पाई जाएंगी, मतलब शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती। जब भी हम इसे ज़मीन से निकालते हैं इनमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? इसका कारण ये है कि जितनी भी संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं होती हैं वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, और बहुत अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये किसी भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि से अभिक्रिया कर लेती हैं। इस वजह से ये संयुक्त रूप से पाई जाती हैं। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये बहुत ही अभिक्रियाशील होती हैं, और अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण जब भी ये हमें पृथ्वी से या समुद्र से मिलती हैं तो ये किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई पाई जाती हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है खनिज एवं अयस्क। तो पहले हम समझे कि खनिज क्या होता है। खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स। तो पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ, यानी कि तत्व या यौगिक, खनिज कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी की परत से पाया जाने वाला कोई भी तत्व हो या फिर यौगिक हो वह खनिज कहलाता है, चाहे इसमें अशुद्धियाँ हो या फिर न हो। जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS, आयरन सल्फाइड, ये सभी क्या हैं? खनिज हैं। तो यदि हम बात करें भारत में पाए जाने वाले खनिजों की, इनके प्राप्ति स्थान की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आइए हम उनको टेबल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा धातु, उसके अलावा उनके खनिज हैं और उनके प्राप्ति स्थान है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम से बना हुआ खनिज है बोरेक्स, चिली साल्ट पीटर, ये सभी जो खनिज है ये आपके पाए जाते हैं कश्मीर के लद्दाख ज़िले में। दूसरा है धातु मैग्नीशियम, और इससे बनने वाले जो खनिज हैं डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। वहीं उसके अलावा है कैल्शियम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे प्राप्त होने वाला एक खनिज है जिप्सम। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फर्स्ट चैप्टर में जिप्सम। तो ये राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर इत्यादि में पाया जाता है। उसके बाद है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का खनिज है बॉक्साइट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता भी है कि एल्युमिनियम के किसी एक खनिज का नाम बताइए, तो याद रखिएगा बॉक्साइट। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र इत्यादि में।
वहीं बात करें हम कॉपर के खनिज की तो कॉपर पायराइट, मैलेकाइट, ये हमारे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि जगहों पे पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा धातु है वो है जिंक, जिसका खनिज रूप है जिंक प्लेट, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट धातु वो आयरन, जिसका खनिज है हेमेटाइट, जो कि झारखंड एवं कर्नाटक में पाया जाता है। अब हम खनिज के बाद बात करते हैं अयस्क की। तो अयस्क क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु होता है तथा जिसे कम खर्च से ही हम सरलता से धातु प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे हम लोगों ने कोई खनिज निकाला पृथ्वी से। अब किसी खनिज में धातु की मात्रा अधिक है और किसी खनिज में धातु की मात्रा कम है। तो ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो और उससे हम कम खर्च में, यानी कि उसमें अशुद्धियाँ तो रहेंगी, तो उन अशुद्धियों को हम कम खर्च में सरलता से निकाल सकते हैं और उससे अधिक से अधिक धातु प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर अयस्क खनिज होता है परंतु हर खनिज अयस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी हम अयस्क प्राप्त करेंगे तो हम खनिज से ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। परंतु जरूरी नहीं कि हर खनिज अयस्क हो, क्योंकि खनिज में अशुद्धियाँ अधिक भी हो सकती हैं, अशुद्धियाँ कम भी हो सकती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उसमें धातु की मात्रा अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर अयस्क खनिज होता है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खनिज में धातु की मात्रा कम हुई तो वो अयस्क नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अयस्क के प्रकार की। तो अयस्क कई प्रकार के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनमें कैसी अशुद्धियाँ हैं। जैसे हम पहला है ऑक्साइड अयस्क, मतलब कि ऐसे धातु जिसमें कि ऑक्सीजन जुड़े हों, ऐसे अयस्क को हम बोलेंगे ऑक्साइड अयस्क। जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टीन, आयरन आदि ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है सल्फाइड अयस्क, मतलब कि ऐसे धातु जिनमें कि अशुद्धि जो होती है वो सल्फर की जुड़ी होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं सल्फाइड अयस्क। जैसे कॉपर, सिल्वर, जिंक, मर्क्यूरी, लेड आदि सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल के रूप में देखा था जिंक सल्फाइड, यानी कि ZnS। अगला है कार्बोनेट अयस्क, यानी कि ऐसे धातु जो कार्बोनेट के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्बोनेट अयस्क। जैसे सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, ये कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर कैल्शियम के साथ कार्बोनेट अशुद्धि के रूप में जुड़ा हुआ है। उसके बाद है हैलाइड अयस्क, यानी कि ऐसे धातु जिसके साथ हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि जुड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हैलाइड अयस्क। इसके बाद है फास्फेट अयस्क, यानी कि ऐसे धातुएं जिसमें कि फास्फेट समूह जुड़ा होता है, उन्हें हम बोलते हैं फास्फेट अयस्क, जैसे कि कैल्शियम फास्फेट। तो ये तो बात हुई हमारे अयस्क के प्रकार की। तो अयस्क कई प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको अयस्क के जो मुख्य प्रकार हैं उनके बारे में बताया। आइए चलते अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है धातु कर्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले हम जानते हैं कि धातु कर्म होता क्या है। तो जो भी अयस्क होते हैं, अयस्क मैंने अभी बताया था कि ऐसे खनिज जिसमें कि धातु की मात्रा अधिक होती है। तो जब भी हमें कोई धातु प्राप्त करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? अयस्क को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होती है और अयस्क होता क्या है? एक प्रकार का खनिज होता है। अब बात करते हैं धातु कर्म क्या होता है। तो अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया, यानी कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं धातु कर्म। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अयस्क जो होते हैं जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है परंतु उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने की जो विधि होती है, यानी कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने और अशुद्धियों को दूर करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसी को हम बोलते हैं धातु कर्म। अब अयस्क से जुड़े हुए कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो आइए कुछ टर्म के बारे में जानें, कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जानें जो आगे बार बार आएंगे, तो वो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो अयस्क से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है गैंग। गैंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो मैंने जैसा कि बताया कि पृथ्वी की परत से प्राप्त होने वाले अयस्क में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि कंकड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। यानी कि अयस्क में धातु के साथ अनेक अशुद्धियाँ होती हैं, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू। ये जो अशुद्धियाँ होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं गैंग। याद रखिएगा, अयस्क में पाए जाने वाली जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं गैंग। तो जब भी धातु कर्म की प्रक्रिया होती है
तो उस प्रक्रिया में हम क्या कहते हैं, इन अशुद्धियों को यानी कि गैंग को अयस्क से दूर करते हैं। तो इस प्रकार हम धातु कर्म की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि अयस्क से गैंग को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करना कहलाता है धातु कर्म। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम धातु कर्म के जितने भी स्टेप हैं यानी कि अयस्क से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, पूरे स्टेप को हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।